नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हम बात कर रहे हैं हरियाणा चुनाव के ऊपर। हरियाणा चुनाव है जबरदस्त, लेकिन कौन होगा पस्त। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार का फॉर्मूला चलेगा और वो तीसरी बार यहां पर सत्ता में आएंगे। लेकिन कांग्रेस भी कड़ी और सशक्त चुनौती दे रही है। इसके अलावा रीजनल पार्टी भी वहां पर है। किसका पलड़ा है अभी भारी। वोटिंग 5 तारीख को होना है। चुनाव प्रचार इस वक्त जोरों पर है। राहुल गांधी ने अपनी एक सभा में शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साथ रखकर कांग्रेस को एकजुट दिखाने की कोशिश की है। वहीं अमित शाह जी ने रेवाड़ी में ये कहा है कि कांग्रेस के कमल चिन्ह वालों को ही वोट दे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बीजेपी का एक एमपी है तब तक ओबीसी वर्ग के आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। अब इस तरह के बयान क्यों और इसका क्या इम्पैक्ट है, जानने के लिए मेरे साथ है हरियाणा के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट बलवंत तक्षक जी। बलवंत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से अभी तक की कैंपेनिंग में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आप किस चीज को मान रहे हैं। मैं दीपक जी ये कहूंगा कि हरियाणा में लड़ाई सीधी है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भाजपा से सत्ता छीनने की कोशिश में जुटी है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ये लड़ाई किसी तरह तिकोनी हो जाए। उन दूसरी तरफ आपने देखा होगा आईएनएलडी प्लस मायावती जी की पार्टी है, और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला साहब की जेजेपी और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी है। कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, जाट प्लस दलित प्लस मुस्लिम प्लस जो सिख समाज है, किसान जो नाराज है सरकार से, उनका एक ऐसा गठजोड़ है जो भारतीय जनता पार्टी को उन पर पार पाना मुझे लगता है इस बार मुश्किल है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री के दौरे करवाए जाएं, गृह मंत्री लगातार आ रहे हैं, आदित्य योगीनाथ साहब आ रहे हैं, नड्डा साहब आएंगे। कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती से लगी हुई है, और लेकिन अभी अभी तक का जो पलड़ा है दीपक जी, वो कांग्रेस का भारी है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी नायब सिंह सैनी साहब 56 दिन में खत्म नहीं कर पाए। आप ये समझ सकते हैं कि 9.5 साल तक कोई चीफ मिनिस्टर रहा हो और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान उनकी तारीफ करे, सुबह दोपहर को उनको इस्तीफे के लिए बोल दे और शाम तक नया चीफ मिनिस्टर आ जाए। मोदी साहब 2 बार अभी तक कुरुक्षेत्र में और गोहाना में आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मंच पर ना किसी ने खट्टर साहब का नाम लिया, ना किसी ने उनका पोस्टर लगाया, ना उनको मंच पर बुलाया गया। तो आप देखिए कि 9.5 साल के उनके कार्यकाल की अगर कोई उपलब्धि होती तो प्रधानमंत्री जी उनकी पीठ थपथपाते हुए उनको बोलने का मौका देते। लेकिन मुझे तो यहाँ तक जानकारी मिली है कि नायब सिंह सैनी साहब जब मुख्यमंत्री बने तो अपने भाषण की शुरुआत वो मनोहर लाल जी से करते थे, और उनको बोल दिया गया कि अगर मनोहर लाल जी की उपलब्धियां गिनानी है तो फिर आपको चीफ मिनिस्टर बनाने की क्या जरूरत थी। तो धीरे धीरे नायब सिंह सैनी साहब ने खट्टर साहब का अपनी सभाओं में नाम लेना बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुलाना बंद कर दिया मंच पर। तो ना वो अमित शाह साहब के साथ कहीं नजर आते हैं, ना प्रधानमंत्री जी के साथ नजर आते हैं। वो जाते जरूर हैं, लेकिन खट्टर साहब का स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति का है। अभी हिसार आए थे और हिसार में उन्होंने पूछा कि क्या रहेगा, 300-400 लोगों की एक मीटिंग थी वो। तो किसी युवक ने खड़े होकर कहा कि हो सकता है भाजपा की सरकार बन जाए, लेकिन हिसार में जो आपका भाजपा को उम्मीदवार है वो पक्का हारेगा। तो बजाय उससे ये सुनने की क्या कमियां हैं, क्या करना चाहिए, उन्होंने सिक्योरिटी वालों से बुला कहा इसको बाहर फेंकें। इसी तरह आपको ध्यान होगा कि खट्टर साहब को जो कर्मचारी चयन आयोग के एक सदस्य थे भारद्वाज साहब, उन्होंने रथ यात्रा के दौरान उनको चांदी का मुकुट पहनाने की कोशिश की। वो भाषण दे रहे थे उस समय, तो मुकुट जब वो पहना रहे थे तो उनके कहीं कान वान में वो चांदी का मुकुट का कुछ हिस्सा लग गया होगा। उनको गुस्सा आया और उन्होंने मिलकर कहा मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। यानी कि खट्टर साहब 9.5 साल चीफ मिनिस्टर है, लेकिन लोगों के साथ उनका घुलने मिलने का जो होना चाहिए था एक, वो नहीं हुआ। और पार्टी ने जब ये समझ लिया लोकसभा चुनाव से पहले कि इनको हम रखेंगे तो भारी नुकसान की संभावना है, ऐसे में उनको तुरंत हटाया गया। और 10 में से 5 सीटें तो भाजपा ने फिर भी खो दी। दीपक जी, एक बात मैं आप और कहूंगा आपको कि लोकसभा चुनाव में जब मतदान होता है वो प्रधानमंत्री के नाम पर होता है, और मोदी साहब का तीसरी बार भी लोगों को कोई विकल्प नजर नहीं आया जो उनको चुनौती दे सके। ऐसे में 10 में से 5 सीटें आ गई। लेकिन जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो चाहे कांग्रेस सत्ता में हो, उनकी सीटों का ग्राफ और नीचे गिर जाता है। उदाहरण के तौर पर जब हुड्डा साहब दूसरी बार चुनाव मैदान में गए तो
लोकसभा की 10 में से 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और एक सीट पर भजनलाल जी जीते थे। तो भजनलाल जी को आप चाहे कांग्रेस के बाहर से मानो चाहे कांग्रेस में मानो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर हार गई थी और विधानसभा की 90 में से 68 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। 7 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव हुए तो हुड्डा साहब को आई 40 सीटें और भजनलाल जी की पार्टी जो कुलदीप बिश्नोई के विधायकों को साथ लेके बहुमत हासिल करना पड़ा। ऐसे ही पिछली बार जब 2019 में भाजपा सत्ता में आई थी, उससे पहले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें भाजपा ने जीती और 90 में से 79 सीटों पर भाजपा आगे रही थी। लेकिन 7 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की भी 40 सीटें आई और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का समर्थन लेके उनको सरकार बनानी पड़ी। तो मैं ये मानता हूं कि 4.5 साल तक दुष्यंत चौटाला को आप यूज करके और मक्खी की तरह से निकाल देंगे और ये सोचेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी दुष्यंत चौटाला के साथ चली जाएगी, तो ये भाजपा की गलतफहमी थी। भाजपा को लगा कि जाट का वोट हमें मिलेगा नहीं, इसलिए दुष्यंत चौटाला को अलग करो, अभय चौटाला अलग से लड़े और जो जितनी पार्टियां लड़ेंगी जाट का और दलित का वोट अगर दूसरी तरफ बटेगा तो भाजपा उसमें फायदे में रहेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि दुष्यंत चौटाला के प्रति भले ही जितनी नाराजगी हो, अकेले में उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो भाजपा के साथ रहते तो मुझे लगता है कि भाजपा को जाटों के वोट दुष्यंत चौटाला के विषय मिलते और भाजपा फायदे में रहती। लेकिन आज की स्थिति में दीपक जी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस आगे है। ठीक है, आपने कहा, लेकिन क्या 9.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान खट्टर साहब की बात को नहीं समझ पाया? जब खट्टर साहब 40 सीट लेकर 2020 के विधानसभा में चुनाव में आए तब नहीं समझ पाया कि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, तो 9.5 साल तक खट्टर साहब क्यों चले सभी तमाम शिकायतों के बावजूद? इसको थोड़ा संक्षेप में बताइए। मैं दीपक जी ये कहूंगा कि देखिए मोदी साहब के साथ खट्टर साहब की अच्छी दोस्ती रही है। जब प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी हरियाणा हिमाचल के जब प्रभारी होते थे तो पंचकुला में रहते थे और खट्टर साहब भी आरएसएस का काम देखते थे, साथ ही रहते थे। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं खट्टर साहब के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के हरियाणा का दौरा करता था, हम एक ही दरी पर सोते थे। यानी कि जब दोनों ही एक तरह से संघर्ष कर रहे थे उस समय की दोस्ती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली बार हरियाणा में अपने दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। लेकिन आपने देखा होगा कि इस बार रामविलास शर्मा को पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आया, तीसरी लिस्ट में भी नाम नहीं आया। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया कि शायद मेरा आखिरी लिस्ट में नाम आएगा तो फॉर्म तो मैं अपना भर दूं। उस समय एक सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल हुई कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने रामविलास शर्मा जी के खिलाफ डीजीपी को जांच के आदेश के लिए कहा है। वो किसी ने शिकायत की थी कई महीने पहले कि मेरे पोस्टर बैनर जो मैंने पैसे खर्च किए थे उसके मुझे पैसे वापस नहीं मिले, मेरे पैसे पंडित जी रामविलास जी ने लौटाए नहीं है। तो उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया उनके खिलाफ वो आदेश की कॉपी वायरल हो गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक कद्दावर नेता थे, जब भाजपा की 2 या 4 या 6 सीटें आती थी तब से वो पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे। और खुद रामविलास ने कहा मैंने पेड़ लगाया था, जब फल खाने का मौका आया तो उसकी छाया और फल कोई और खा रहा है। तो उनका इशारा तो खट्टर साहब की तरफ था और खट्टर साहब ने भाजपा को मजबूत करने के बजाय भाजपा के मजबूत नेताओं को 9.5 साल में एक एक करके उन्होंने उनको तो ठिकाने लगाया लेकिन साथ में पार्टी को ठिकाने लगा दिया। यानी कि भाजपा की दोनों बार जो सरकार बनी उसमें दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है, राव इंद्रजीत सिंह का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब अग्निवीर योजना जो आई है उससे दक्षिण हरियाणा के जो नौजवान हैं उनको भी निराश होना पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हमने लगातार सेंटर में और स्टेट में मदद की और बदले में हमें 4 साल की नौकरी मिली। कि शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो संघर्ष वाली स्थिति बनी थी, जिसको राहुल गांधी ने कल सब कुछ ठीक ठाक बताने की कोशिश की है, इससे क्या बीजेपी को दलितों का कुछ वोट कट कर मिल जाएगा? क्या शैलजा की नाराजगी बीजेपी के फेवर में जाएगी और कांग्रेस को नुकसान करेगी? नहीं दीपक जी, मैं कहता हूं कि 100% तो किसी जाति का वोट किसी पार्टी को नहीं मिलता, मैक्सिमम वोट की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस में गुटबाजी हम अखबारों में भी पढ़ते हैं और चर्चा में भी कहते हैं गुटबाजी बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन ये गुटबाजी पार्टी के लिए फायदेमंद है।
जो लोग दलित समाज के लोग कहते हैं कि अगर कुमारी शैलजा चीफ मिनिस्टर बन जाए तो हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। और जाटों को लगता है कि 10 साल से हमारा राज नहीं है हरियाणा में, उनको एक आदत है कि हमेशा चीफ मिनिस्टर जाट होता है, तो वो काम हो ना हो उनकी एक मानसिकता बनी हुई है कि मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए। तो इस समय जाट पूरी तरह से हुड्डा साहब के खिलाफ पक्ष में लामबंद है, और शैलजा जी को दलित वोटों का पूरा सहारा है। दोनों ही समुदायों के वोट कांग्रेस को मिलेंगे। ये जो लड़ाई है, या राहुल जी उस लड़ाई को खत्म करवाने की बात कर रहे हैं, शैलजा जी की लड़ाई को मैं बताता हूं क्या है उनकी नाराजगी का भाव। आप मतदाता अच्छी तरह से जानते हैं कि शैलजा मैडम के ओएसडी, जब वो केंद्र में उप मंत्री थी, राज्य मंत्री थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी, पार्टी के अध्यक्ष थी, उनके साथ ओएसडी के तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौधरी काम करते थे, जो पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं और एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उन्होंने एक रैली की टिकटों के बंटवारे से पहले नारनौल हल्के में, और कहा आपको इसको डॉक्टर अजय सिंह को जिता के विधानसभा में भेजना है। और हुड्डा साहब के समर्थक जस्सी पेटवाड़ को वहां टिकट मिली। तो जो सबसे उनका करीबी उम्मीदवार था शैलजा जी का, उनको टिकट नहीं मिली। दूसरा, शैलजा जी का गांव प्रभुवाला, हिसार जिले में उकलाना कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है वो। शैलजा मैडम वहां से चुनाव विधानसभा का लड़ना चाहती थी। पार्टी ने कहा हम किसी सांसद को टिकट नहीं देंगे, तो उन्होंने अपने भतीजे को टिकट दिलाने की कोशिश की। वहां से टिकट मिला नरेश सेलवाल को, जो शैलजा मैडम के खिलाफ है। यानी कि जो उनकी सबसे करीबी दो सीटें थी, जहां वो चाहती थी कि उनको या उनके परिवार को या उनके समर्थक को टिकट मिले, दोनों जगह से टिकटें नहीं मिली। ऐसे में किसी ने नारनौल हल्के में एक जाति सूचक टिप्पणी की, शैलजा मैडम नाराज होगी, 10 दिन चुनाव प्रचार में नहीं गई। लेकिन जो लगातार जो समुदाय पिटता आ रहा है सत्ता से, चाहे वो जाट हो चाहे दलित हो, वो ये मानते हैं कि शैलजा मैडम घर बैठे हैं, चाहे नाराज रहे, हम कांग्रेस को वोट देंगे तो ही उनकी कुछ स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। अगर वो नाराज हो जाएंगे, हम कांग्रेस के खिलाफ वोट डालेंगे, तो हमारी स्थिति जैसी थी वैसी रहनी है। तो उन्होंने भी शायद ये अंदाज लगाया होगा कि जो नाराजगी का भाव दिखा के, और दलित समुदाय जो है वो मान लीजिए कांग्रेस से छिटकता है, तब तो उस नाराजगी का कोई मतलब है। लेकिन शैलजा मैडम ने खुद ही कहा कि मेरे खून रग रग में कांग्रेस है, मेरे पिताजी तिरंगे में लिपट के गए थे। उन्होंने जब अंदाज लगा लिया कि लोगों का मन भाजपा के खिलाफ वोट डालने का है, और इस बीच में हुड्डा साहब ने कहा वो हमारी बहन है, सम्मानित नेता है, जिस किसी ने भी टिप्पणी की है वो कांग्रेसी नहीं हो सकता। तो मैं दीपक जी कहूँ, रात उठते कोई आदमी मेरे को गाली दे जाए और मैं संस्थान के खिलाफ खड़ा हो जाऊं, ये कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी पे जाति से जो टिप्पणी करता है, तो वो कांग्रेस से नाराज होने का कोई मतलब नहीं है इसका। और बाद में शैलजा जी ने कहा है कि मैं पार्टी से नाराज नहीं हूं, मतभेद होते हैं, कुछ है मतभेद जो पार्टी में बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने आपसी बातचीत के जरिए उस मामले को निपटाने की कोशिश की है। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक कहावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने साबित की। खट्टर साहब ने तुरंत कहा शैलजा जी के लिए भाजपा में आमंत्रण है। अरे भैया, शैलजा जी जब से पैदा हुई तब से कांग्रेस में, और भाजपा में जो लोग कांग्रेसी गए बार बार छोड़ छोड़ के, बड़े बड़े नेता, या तो वापस आ रहे हैं या दुखी है, क्योंकि उनको जो महत्व कांग्रेस में था वो महत्व वहां नहीं मिलेगा। इस बात को शैलजा जी जानती नहीं हो, ये मैं नहीं मान सकता। ठीक है, आखिरी चीज जानना चाहता हूँ। चौटाला परिवार जिसे लंबे समय तक हरियाणा में दबदबा था, शासन था, अच्छा खास कॉम्बिनेशन था, अच्छी उनके पास पॉलिटिकल पावर और मसल पावर दोनों था, क्यों इतना पिछड़ गया इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से? देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों से पिछड़ इसलिए गया कि एक तो चौटाला साहब को और उनके बेटे को 10 साल की सजा हो गई टीचर्स भर्ती घोटाले में। 10 साल जब आप प्रदेश से गायब रहते हैं, तो जाहिर है कि लोग, ये 10 साल में एक नई पीढ़ी सामने आ जाती है आपके। जो चौधरी देवीलाल के जमाने के लोग थे वो तो चले गए, थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो अभी भी उनके साथ हैं। लेकिन फिर दुष्यंत चौटाला का और अभय चौटाला साहब की जो झगड़ा था, और पार्टी दो टुकड़ों में बट गई। दो टुकड़ों में बटने के बाद सबसे बड़ा संकट दुष्यंत चौटाला साहब के सामने ये था कि सर्वाइवल कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि हमने भाजपा को, भाजपा ने कहा 75 पार, उन्होंने कहा हम भेजेंगे इनको जमुना पार। और बाद में जैसे ही 10 सीटें आई, वो 10 सीटें कौन सी थी जहां कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं थी, लोग भाजपा को जिताना नहीं चाहते थे। दुष्यंत चौटाला को जिताया क्योंकि उन्होंने कहा हम भाजपा को यमुना पार भेजेंगे, और फिर दोनों गठजोड़ हो गया, सरकार बन गई। तो मतदाताओं को लगा कि ये हमारे विश्वास के साथ धोखा है। तो
इस बार सबसे ज्यादा नुकसान जननायक जनता पार्टी को इस चुनाव में होगा। एक आध कोई सीट आए तो आए, मुझे नहीं लगता कि कोई सीट आएगी। और जो जेजेपी से लोग नाराज थे वो वापस अभय चौटाला की तरफ, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी की तरफ लौटे हैं, तो उनको कुछ थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है, 2-4 सीटें उनकी आ सकती हैं। लेकिन लड़ाई हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा के बीच में ये सीधी, आम आदमी पार्टी का भी हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। अब हो सकता है केजरीवाल साहब के दौरे के बाद कोई एक आध सीट भूले भटके कहीं से आए तो आ जाए, लेकिन आज के दिन दीपक जी कांग्रेस का परिणाम भाजपा से काफी ऊपर है। आखिरी सवाल, केजरीवाल कह रहे हैं वो किंग मेकर बनेंगे हरियाणा में। देखिए, कोई पार्टी जो मैदान में उतरती दीपक जी, कोई नहीं कहता हम हार रहे हैं। हर आदमी कहता है हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। अगर केजरीवाल साहब ये कह दें मेरी तरह कि हमारी कोई सीट नहीं आ रही है, तो उनका कौन कार्यकर्ता उनके साथ चलेगा? सबकी जमानत जब्त हो जाएगी जैसे ही वो कहेंगे कि हम हार रहे हैं, हम जीत नहीं पा रहे। तो सब पार्टियों को ये कहना पड़ता है। एक बार चौधरी बंसीलाल ने कहा हमारी 72 सीटें आएंगी, तब वो हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी उन्होंने। तो इधर इधर चौटाला साहब ने कहा हमारी 72 आएंगी, उधर भजन लाल जी ने कहा हमारी 72 आएंगी। तो मैंने पूछा, बाबूजी कहते थे बंसीलाल जी को लोक स्नेह से, मैंने कहा बाबूजी इतनी तो सीटें नहीं जितनी ये तीनों पार्टियां आप बता रहे हो मिलके। वो कहता मैंने 72 कह दी तो 70 कोई नहीं कहेगा। तो सब बेहतर कह रहे हैं, कहते हैं मेरे बेहतर कहने के बाद सब बेहतर बेहतर कर रहे हैं, और बेहतर बेहतर रिजल्ट आने तक बेहतर ही चलेगा कहते हैं। तो कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि हम किंग मेकर नहीं होंगे। तो केजरीवाल साहब का ये कहना अच्छी बात है, उनको यही कहना चाहिए। लेकिन इस बार इस चुनाव में आगे क्या होगा पता नहीं, अभी तो कोई संभावना ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी, आपने जितने दो टूक ढंग से अपनी राय सामने रखी है, बिल्कुल खुलकर रखी है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। समय समय पर मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा, और अपने लिंक्स को जब मैं डालूंगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो हरियाणा चुनाव पर हमारी ये खास पेशकश लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी।